ये मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, स्टैटिक फील्ड में भी अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कर दो 8.0 इंटू 10⁻⁹ क्या आप बिना छुए किसी चीज को मूव करा सकते हो? यस, ये पॉसिबल है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकते हो आप। क्या आप रब करके जो पेपर पीसेस को उठाते हो वो कोई जादू है? नहीं, वो फिजिक्स है। इन सभी के जवाब हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे, विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आपके सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पहली टॉपिक भी है। तो वेलकम बैक टू द 247 सीयूईटी टाइटन्स। मैं आपका एक सर फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूं, आपके सामने तत्पर रहूं, आपको पढ़ाने के लिए बेताब हूं। आप भी रेडी हो जाइए भाई बच्चों पढ़ने के लिए। सीयूटी अगर आपको निकालना है, आप सीयूटी के वैरियर्स हो, ठीक है, मैं आपको लड़ना सिखा दूंगा सीयूटी में कैसे फिजिक्स से लड़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई भी अगर चीज है उसको मैं बिना टच किए मूव कर दूं तो क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल है। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दे दूं और उस दूसरी बॉडी के ऊपर भी चार्ज दे दूं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को बिना टच किए मूव कर सकते हैं या करा सकते हैं। सपोज कि एक बॉडी है मेरे हाथों में, ये पेन है, और ये मान लीजिए मैं दो चीजें ले रहा हूं, एक ये पेन ले रहा हूं और एक ये मेरे पास फोन है। ये मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये बिना टच किए हुए ही एक दूसरे को मूव करा देंगे, रिपेल कर देंगे। और अगर मैंने एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव दे दिया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें कोई कांटेक्ट हुआ, कोई टच हुआ? बिल्कुल नहीं। ओके, तो बच्चों मैं यहां यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, साथ ही साथ में आपने बचपन में ऐसे रब किया होगा, छोटे छोटे पेपर पीसेस को उठाया होगा ना, है कि नहीं? छोटे छोटे पेपर पीसेस को भी उठाया होगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको लगता था ये कैसे हो गया भाई, इसके ऊपर चार्ज आ गया, कैसे आ गया चार्ज, ये हम आगे भले ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के फंडामेंटल्स के बारे में बच्चों, इनकी बेसिक्स के बारे में, इनको रिवीजन करेंगे। सीयूटी में किन किन बातों का ध्यान देना है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं समझा दे रहा हूं, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी वजह से, जिसके कारण कोई भी चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करती है, या मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो भी अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स मैंने भी बताया, मान लीजिए दो मेटल की प्लेट्स हैं, उनके बीच में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक मेटल प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर निगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो मैंने बीच में रखा वो निगेटिव चार्ज की ओर मूव कर जाएगा। मूव हुआ इसका मतलब मोशन आया उसमें, और मोशन कब आता है किसी बॉडी में? जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। यस, तो ऑब्वियसली ये चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी के पास अगर आ गई ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपने आप को फोर्स, अपने ऊपर फोर्स को महसूस करेगा। साथ ही साथ में अगर वो चार्ज बॉडी जो है मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चल रहा है, चलने की बात हो रही है भाई, यहाँ पर ध्यान देना, ये मैग्नेटिज्म से है। जब मैग्नेटिज्म आएगा ना तो मैं इस चीज को बताऊंगा, अभी टेंशन उतना मत लो। अगर इतना याद रखो कि अगर ये चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके जा रहा है तो भी ये अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, लॉरेंस फोर्स, याद होगा। ओके, क्लास 12 की भी ये टॉपिक है। तो बच्चों याद रखना इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। प्रॉपर्टी, सॉरी, ओ नो, ये रहा, स्लाइड हिल गया। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर प्रोड्यूसिंग and experiencing the electrical and magnetic effects। मैग्नेटिक इफेक्ट्स आप इसे कहिए या तो आप इसे फोर्स कहिए। ठीक है ना बच्चों, याद रखना कि कोई भी चार्ज बॉडी, इतना याद रखो,
अगर किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में गया तो अपने ऊपर इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, अपने आप पर असर पाएगा, वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इतनी बातों को तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे वाइटल स्टैट्स के बारे में, कुछ इनके चार्ज के बारे में हमें जो जो चीजें जाननी है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चार्ज के बारे में हमें क्या क्या जानना है, चलिए हम पॉइंट वाइज इन्हें समझते हैं। हाँ तो बच्चों, इसको हमें पॉइंट्स वाइज समझना है, पॉइंट वाइज समझना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। बहुत अच्छे से आप जानते हो, कूलॉम होती है। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे भाई, उनके नाम को रेफरेंस देने के लिए समझ लीजिए उनके नाम की यूनिट यूज की गई है। इसका सिंबल कैपिटल सी होता है, याद रखने वाली चीज है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये तो एमकेएस या कह लीजिए एसआई यूनिट है आपकी। तो सीजीएस क्या होती है, ईएसयू, ईएसयू भी कह देते हैं सीजीएस यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की ये होती है। आप बेसिकली दो सिस्टम के चार्जेस सॉरी यूनिट्स याद रखते हो। एक तो आपका सबसे पहला हो जाता है एसआई, जो कि ज्यादातर एमकेएस सिस्टम से ही आता है, और दूसरा है आपका सेकंड वाला सीजीएस यूनिट। तो उसमें ईएसयू है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। थर्ड है कन्वर्जन। कन्वर्जन याद रखना कि ईएसयू और कूलॉम्स में क्या रिलेशन है। तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 ईएसयू। एक कूलॉम में 3 इंटू 10 पावर 9 ईएसयू आते हैं। दिस मीन्स कि कूलॉम जो है काफी बड़ी यूनिट है ईएसयू के कंपेयर में। ओके, फोर्थ है बच्चों, याद रखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, बट आप एटी भी लिख सकते हो। एटी अच्छा कैसे हुआ, एटी आपका आता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आई होप कि याद होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। याद आया क्या है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज, सॉरी इधर से हटा दो, मैं इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है, यहां पर मैं कर ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, Q इज इक्वल टू आई टी, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आई की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, टाइम का टी, तो इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट भी याद रखना, डायमेंशन अक्सर जो है पूछ लेता है, बहुत आसान क्वेश्चन में ही पूछता है वैसे ये, लेकिन पूछता है। ओके, अब अगले पर आते हैं पॉइंट चार्ज। एक ये टॉपिक ना हम कवर कर लेते हैं, ये आप याद रखना। पॉइंट चार्ज आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, एक बहुत ही छोटे साइज का चार्ज, एक डॉट की तरह चार्ज, जो कि आप सिर्फ कंसीडर करते हो, आप सिर्फ कंसीडर करते हो बच्चों। ठीक है ना, इस पे ये क्या है, स्पेशल साइज इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इंट्रैक्शन डिस्टेंसेस। एक समझ लो बहुत छोटा सा डॉट की तरह चार्ज, उसे आप पॉइंट चार्ज कहोगे। ठीक है, कभी कभी पॉइंट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी मानते हैं, जो कि क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, टेस्ट चार्ज अभी हो सकता है आगे आपको फिर से देखने को मिले, लेकिन याद रखना पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सब क्यू नॉट से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इनका नेचर पॉजिटिव होता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो आपको याद रखना है ना, वो क्या है, वो है कुछ इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो 8 प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर रखी हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक के चार्ज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है स्केलर। याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसमें डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। आप फिजिक्स में पढ़े हो, दो क्वांटिटीज नेचर में होती हैं, सॉरी डायरेक्शन बिहाफ पर होती हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। इसमें नॉर्मली अलजेब्रा के रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी हो उनको अलजेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में देनी है, दूसरी प्रॉपर्टी, चलिए ये मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। इनवेरिएंट, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। देखिए किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है ना, और अगर वो बॉडी वेलोसिटी में आ जाती है, तो उसका चार्ज जो है बदलेगा नहीं, उसका चार्ज वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर मान लीजिए इस पर 10 कूलम का चार्ज है और मैं इसको मूव करा देता हूं, तो ये मूव कर भी रहा है ना, तब भी इसके पास 10 ही कूलम रहेगा। ये मूव करके वहां जाकर रुक भी जाएगा ना, तब भी इसके पास 10 कूलम का ही चार्ज रहेगा, ये चार्ज बदलेगा नहीं बच्चों।
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? बॉडी के वेलोसिटी से। बॉडी के पास अगर चार्ज है तो वेलोसिटी हो चाहे ना हो, चार्ज उतना ही रहता है। थर्ड हमें क्या ध्यान में देना है बच्चों? ट्रांसफरेबल, मूव्स बिटवीन द बॉडीज। यस, एक बॉडी पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो दूसरी बॉडी अगर उससे कनेक्ट कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो उस पर भी चार्ज आ सकता है। लेकिन एक केस ऐसा है कि अगर आप पोलराइजेशन करना चाहते हो तब भी दूसरे पर चार्ज आ जाएगा। एक प्लेट मेटल की लो और दूसरी प्लेट लो, या तो एक, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक बॉल पॉजिटिव है, इसके बहुत ज्यादा पास में अगर रख दोगे एक अनचार्ज्ड बॉल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर धीरे धीरे निगेटिव आ जाएगा। ये एक प्रोसेस कहलाता है जिसे आप कहते हैं ना पोलराइजेशन। क्या कहते हो आप इसे? पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है ना पोलराइजेशन, अगर आप एक चार्ज्ड प्लेट को अनचार्ज्ड प्लेट के पास रख देते हो तब ये चीज देखने को मिलती है। तो चार्ज, ये तो पोलराइजेशन की बात है, लेकिन अगर आप टच कर देते हो दोनों बॉडीज को ना, तब सेम नेचर का चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है। और पोलराइजेशन में क्या होता है? टच तो नहीं होता, लेकिन अपोजिट नेचर का सामने वाले पर चार्ज आने लगता है। तो आई होप कि थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट हम क्लियर करते हैं, प्रोड्यूसेस फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी फील्ड मोशन। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, प्रोड्यूसर्स फील्ड्स में हम क्या जानेंगे बच्चों कि ये जो चार्जेस है, जो चार्ज है ना, ये चार्ज क्या करता है? चार्ज जो है अपने चारों ओर से, हर तरफ से, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ोगे वहां पर फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताएंगे। फिलहाल इतना जान लो कि चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, और जब ये मूव कर रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकालते हैं, मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ मूव करने के केस में। ओके, आई होप कि ये फोर्थ वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि याद हो गया होगा आपको। फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है बच्चों? अगर चार्ज किसी बॉडी के पास है ना, तो उसके पास मास है। बिना मास के कोई भी बॉडी पर चार्ज नहीं आ सकता। चार्ज जैसे हवा में उड़कर नहीं आ जाएगी, जादू नहीं है। अगर कोई बॉडी के पास मास है तो ही उसके पास चार्ज है। अगर किसी के पास चार्ज है, दिस मीन्स उसके पास मास है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक बच्चों, आई होप कि ये भी क्लियर होगा। मैं बहुत शॉर्ट में कह दे रहा हूँ, नीड मास इज बैलेंस्ड, मतलब कि भाई मास और चार्ज दोनों बैलेंस है, होना ही है इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में होना है। एक नहीं तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो ये वाला नहीं है, पहला नहीं। ओके, विदाउट इसके ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट। ठीक है, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए जरूरत है मास की। आपका सिक्स्थ पॉइंट क्या है, याद रखिएगा, सरफेस रिसाइडिंग रिपेल्स टू आउटर एजेस। अगर कोई मेटल लेते हो ना, कोई भी मेटल लेते हो, तो उस पर अगर आप किसी तरह से चार्ज दे देते हो तो वो चार्ज हमेशा मेटल के ऊपरी सरफेस पर आएगा, ना कि मेटल के इंटरनल बॉडी पर, इंटरनल पार्ट में नहीं आएगा। सपोज कि मैं लेता हूं एक चीज, ये देखिए, ये है ना, ये मान लीजिए इतना मोटा मेरे पास मेटल है, ये अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है किसी भी तरह से, तो वो इसके सरफेस पर ही रहेगा, ये ऊपर ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, इसके अंदर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा एकदम सरफेस पर, अंदर नहीं रहेगा इसके। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूं बच्चों। तो सरफेस रिसाइडिंग होता है चार्ज नेचर में। ये क्या है? हाँ, कंजर्वाइड, कॉन्टिन्यूस, कंजर्व, आइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यही है, आप बहुत बहुत कॉमन से यह प्रॉपर्टी है सातवां वाली, कि इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों कंजर्व्ड होती है ना, तो ये आप किसी बॉडी पर एक्स्ट्रा बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितना है नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज उतना ही है भाई, वो बस पॉजिटिव निगेटिव होने वाले होंगे, या तो आप किसी बॉडी से स्टिमुलेट करा सकते हो, पैदा करवा सकते हो, लेकिन उसके बदले में आपका पॉजिटिव चार्ज जरूर बनेगा। दिस मीन्स कि नेचर में जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ओवरऑल कंजर्व होता है, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते हैं, यही सब चीजें हैं। और अगर मास कभी डिस्ट्रॉय होता है तो मास के इक्विवेलेंट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से एनर्जी निकलती है। ठीक है, वो बात की बात है, वो आगे हम जानेंगे। एट्थ प्रॉपर्टी आप याद रखना बच्चों, एट्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, ये बड़ा जरूरी होता है। इसी को
याद रखना यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। और ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल चार्ज होता है, सबसे ज्यादा छोटा और बुनियादी चार्ज होता है। नेचर में अभी तक इससे ज्यादा छोटा चार्ज नहीं पाया गया है। एक चीज पर रिसर्च चल रही है, वो है क्वार्क्स। तो क्वार्क्स जो है अभी समझ लीजिए डेवलपिंग फेज में है, अभी फाइनलाइज उसे नहीं किया गया है, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रिक के एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी 1/3 या 3/4 ऐसा होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम चार्ज उस पर पाया गया है। लेकिन अभी आप उसको न जाने, थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए याद रखिए, क्वार्क्स पर अभी समझिए रिसर्च हो रही है, क्वार्क्स अभी प्रोसेसिंग फेज में है। तो क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, इसका क्या मतलब होता है? क्वांटाइज्ड होने की ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दुनिया का, यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज अभी तक का है, इससे छोटा नहीं है। और यूनिवर्स के जितने भी चार्ज हैं, जितने भी बॉडीज पर चार्ज हैं, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही मल्टीपल होंगे। मल्टीपल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या तो 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा, 2050 गुना होगा, मान लीजिए 250 गुना होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीज अगर आपको फाइनलाइज करनी है, तो कोई भी बॉडी पर अगर चार्ज है, वो चार्ज जेन्युइन चार्ज है, रियल चार्ज है, कि किसी ने भी रैंडमली लिख दिया, इसको अगर जानना है तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। आपको इंटीजर नंबर अगर मिल गया ना, तो समझ जाना वो चार्ज जेन्युइन है, वो चार्ज पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आपको डेसिमल में नंबर मिलना शुरू हो गया, फ्रैक्शन में नंबर मिलना शुरू हो गया, तो समझ जाइए वो चार्ज जेन्युइन नहीं है। तो आई होप कि बच्चों 8th वाला प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, बेसिक सा याद रखना, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन क्या है बच्चों? एन है इंटीजर नंबर, इंटीजर। ये इंटीजर क्या है? इसीलिए बताया हमने ना कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना, 5 गुना, कितना गुना है। सपोज कि अगर मैंने एक, यहां पर मैं चलिए थोड़ा सा बता रहा हूं, ये क्वांटाइजेशन वाले पर थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर रहा हूं, ओके। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर क्वांटाइजेशन वाले पर मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको और करने जा रहा हूं। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस चीज पर जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओके, ठीक है। मैंने कहा कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है, और अगर आपको ये पता करना है कि वो चार्ज जेन्युइन है या फेक चार्ज है, या सिर्फ किसी ने ऐसे ही लिख दिया है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली उस चार्ज की सबसे पहले तो आप वैल्यू जो भी दी हुई है उसे लिख दो। जैसे कि वो चार्ज मान लीजिए कि आया है 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक बॉडी है जिस पर कि इतना चार्ज है, क्या ये चार्ज एक्चुअल में पॉसिबल है कि सिर्फ ऐसे ही बस किसी ने लिख दिया है? ये हमें जानना है ना। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, है कि नहीं बच्चों? अब अगर आपको ये जानना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये चार्ज जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये अगर जानना है, तो आप ये जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ये देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आपको सॉल्व कर रहा हूं इस प्रॉब्लम, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आप ये जान रहे हो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये तो कट जाएगा बच्चों। और देखिए ये क्या है, आप पॉइंट पॉइंट हटाओगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 80/16, जो कि इसको भी काट दोगे तो 5 आएगा। आप जानते हो आपकी 5 एक इंटीजर नंबर है कि नहीं? दिस मीन्स यहाँ n क्या आया है? n आया है 5, ओके। मतलब कि आप फॉर्मूला भी अगर रिलेट कर लो तो n इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी अगर आप बच्चों रिलेट कर लो तो आप ये पाओगे n इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन E। ये मतलब Q अपॉन E जब करोगे ना, तो आपका ये तो जरूर आना चाहिए, ठीक है, आपका एक इंटीजर तो जरूर आना चाहिए, इस बात का ध्यान देना बच्चों, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा, अब इंटीजर आ गया, उस चार्ज को मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया तो इंटीजर आ गया।
अगर इंटीजर आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो आपको लिख देना है यस दिस चार्ज एग्जिस्ट, दिस चार्ज एग्जिस्ट। ओके, आई होप के क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको ये एर्थ प्रॉपर्टी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक मास को, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं, सीओडी में भी पूछता है कंपैरिजन में, क्या ये इलेक्ट्रिक के चार्ज का प्रॉपर्टी कौन सा अपोजिट है मास की प्रॉपर्टी से एंड सो ऑन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जब हम कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको रिवीजन आप कर रहे हो तो रिवीजन में आपको याद रखना है कि चार्ज इलेक्ट्रिक मास से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहली जो हम कंपैरिजन, सबसे पहला जो कंपैरिजन देखेंगे ना बच्चों, वो आपका है ये वाला, विच इज पोलैरिटी। पोलैरिटी को देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है बच्चों, ये तो कोई चार्ज इस पर ना ये होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। लेकिन मास के लिए क्या है? ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको हमेशा पॉजिटिव माना गया। मतलब इसमें सिंपली ऐसा कर लो, कोई नेचर वेचर नहीं है इसका, चार्ज का कोई नेचर वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है, या ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। हालांकि मास के पास हमेशा तो पॉजिटिव अलग से पॉजिटिव होता नहीं है, तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि इसके लिए कोई नेचर नहीं है, एक ही नेचर इसका बस मान लिया गया है कि भाई मल्टीपल इसके नेचर नहीं, पॉजिटिव ही कह दिया गया है। सिंपली कह लो चार्ज की तरह अलग से पोलैरिटी वगैरह इसमें नहीं होगी। सिंपली इतना कर लो, पोलैरिटी इसमें होती है लेकिन इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। वेलोसिटी डिपेंडेंट इनवेरिएंट, डज नॉट चेंज विद द स्पीड। हमने चार्ज के प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चों, वो वेलोसिटी बॉडी पर आ जाने पर भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बदलता नहीं है, लेकिन जो मास होता है ये बदल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये तो नहीं बदलता है, लेकिन मास जो है बच्चों ये बदल जाता है, इंक्रीज होता है ये वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाई, मास इनवेरिएंट वाले केस में, ये फिजिक्स का ही ये फॉर्मूला है, क्लास 12 से ही है, ठीक है। जो मास होता है इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एम नॉट क्या है बच्चों, याद रखना, एम नॉट रेस्ट मास है। एम नॉट क्या है? ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। और v क्या है? इस बॉडी की वेलोसिटी है जो बॉडी मूव कर रही है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। m क्या है? नया मास, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसका मास कुछ और है, ओके, याद रखना। तो आई होप कि ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये सेकेंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, क्वांटाइजेशन। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्वांटाइजेशन है, एक मिनिमम बुनियादी ईट स्ट्रक्चर है, ब्रिक स्ट्रक्चर चार्ज का होता है, विच इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज अगर कुछ है तो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप कह सकते हो हाँ ये क्वांटाइजेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में, स्ट्रिक्टली क्वांटाइज होता है, जितने भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल है। लेकिन मास के केस में ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, मास के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मास के केस में क्या है? मास छोटा भी हो बड़ा भी हो, किसी भी कितने भी ग्राम का मास हो सकता है, कितने भी किलोग्राम का, उसमें कुछ नहीं है कि नहीं अगर एक दुनिया में अगर एक मास अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम का है तो और उससे 150 ग्राम का मास का कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। 200 ग्राम के होंगे और 300 ग्राम के होंगे, 150 के भी होंगे भाई, 110 ग्राम के भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनसे भी कम होंगे, उनसे भी ज्यादा होंगे, और डेसिमल में जाओगे तो ऐसा क्वांटाइजेशन का कोई रूल इसमें तो नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ये फॉलो करता है, बट मास के केस में कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। कन्वर्जन के सॉरी कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों ना, तो कंजर्वेशन जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में कंजर्व है मामला, चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास मास है
तो उसको डिस्ट्रॉय तो करोगे, साथ ही साथ में डिस्ट्रॉय होने पर वो उसी हिसाब से उसी की इक्विवेलेंट एनर्जी देगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से E इज इक्वल टू mc²। m इज द दैट मास ऑफ दैट बॉडी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई m मास की बॉडी है ना, उसको अगर आप डिस्ट्रॉय कर देते हो तो E उतनी एनर्जी निकलेगी जूल में। ठीक है, याद रखना बच्चों। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा, फोर्स नेचर क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव नेचर भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में अट्रैक्टिव नेचर भी होता है फोर्सेस का, और रिपल्सिव नेचर भी होता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब चार्जेस का सेम नेचर हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव, अनलाइक जब हो। अट्रैक्ट तब करेंगे जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और रिपल कब करेंगे बच्चों? रिपल करेंगे जब सेम नेचर हो, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ओके, तो नेचर के केस में हाँ, इसमें तो नेचर है मल्टीपल, दो नेचर है इसमें दो नेचर है, लेकिन इसमें जो है दो नेचर नहीं है। नेचर इसका क्या है? हमेशा अट्रैक्टिव है, तो इसमें भी नेचर है, इसकी में भी नेचर है, बट अट्रैक्टिव ही हमेशा है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो बॉडीज दो मास है ना, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होता है, कभी रिपेल नहीं करता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हमारी ये टॉपिक है ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। बनाएंगे तो नहीं भाई, कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से इंड्यूस्ड कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये सब हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड्स हैं, आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आ जाए। तो जो पहला मेथड है बच्चों, वो क्या है? फ्रिक्शन। अगर आप किसी चीज को रगड़ देते हो, जैसे कि इस पेन को ही मैंने रगड़ दिया ना, इस पर फ्रिक्शन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसके सरफेस पर आ जाते हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाता है इसका सरफेस। ठीक है, तो आप फ्रिक्शन के थ्रू भी आप ये चीज कर सकते हो। देखिए, दो चीजों को रगड़ दोगे तो एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक से निकलकर दूसरे में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी में लूजली बाउंडेड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है तो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव डेवलप हो जाएगा। दूसरा मेथड आपका क्या है बच्चों? कंडक्शन। कंडक्शन में आप क्या कर सकते हो? कंडक्शन में आप क्या कर सकते हो? अरे कोई बात नहीं सर, चल रहा है। हाँ, तो बच्चों दूसरा मेथड हमारा क्या था? दूसरा मेथड था बच्चों कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको मैंने टच अप कर दिया है एक निगेटिव चार्ज के पास में। एक निगेटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव भी कह रहा हूं, एक अनचार्ज्ड बॉडी। ये कैसा है? ये अनचार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये अब जब मैंने इसको पॉजिटिव वाले चार्ज से टच अप कर दिया ना, तो इसका चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी में भी जाने लगेगा। अब इन्हें अलग अलग भी कर दोगे ना, तो देखो इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। और जो एक और तरीका है, मैंने जिसे पोलराइजेशन भी कहा था, इंडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के बहुत पास में रख दो, अगर इसके ऊपर जो भी नेचर का चार्ज है, इसके ऊपर उसके अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड इंडक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड भी है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं, जैसे कि पहले वाले में अगर मैंने बात किया था ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। ओके, दूसरे वाले में क्या है? डायरेक्शन कांटेक्ट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट कांटेक्ट रिक्वायर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट्स कंडक्शन में ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट जरूरी है। ठीक है, थर्ड में क्या है? ऑब्जेक्ट शेयर द सेम साइन, सॉरी हाँ, इस केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट शेयर द सेम साइन भी होता है। पूरा कवर करते हैं इसको। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में क्या था? इंडक्शन पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, थोड़ी दूर भी रखोगे पोलराइजेशन के थ्रू चार्जेस आने लगते हैं। इंडक्टिंग बॉडी लॉसेस नो चार्ज। दोनों ही बॉडी पर कोई चार्ज गवाते नहीं है। जैसा कि इस वाले में क्या है? इसका कुछ चार्ज निकलकर इस पर चला जाता है।
अगर इसके पास 16 कूलॉम का चार्ज है तो हो सकता है कि इस पर 8 कूलॉम आ जाए। हाँ, इक्वल ही चार्ज शेयर होता है, तब तक शेयरिंग होती रहती है जब तक कि दोनों बॉडीज पर इक्वल अमाउंट का चार्ज ना आ जाए। तो इस पर भी अगर 16 कूलॉम आ जाता है तब ये चार्ज का शेयरिंग रोक देगा। लेकिन तो आपने ये समझा कि चार्ज यहां से यहां गया, चार्ज एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें बॉडी जो है अपने चार्जेस को लॉस नहीं करती। आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा इंडक्शन में भी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप जानोगे कि दो चार्जेस के बीच में कितने अमाउंट का फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इसी की हेल्प से आप अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो चार्जेस है ना, दो चार्ज बॉडी है, मान लीजिए एक ये और एक ये, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक का अमाउंट Q1 है, एक का अमाउंट Q2 है, दोनों के बीच R डिस्टेंस है, तो आप इन दोनों के बीच में कितना अमाउंट का फोर्स पाओगे, इन दोनों के बीच में, ये इस फॉर्मूले के थ्रू आप फोर्स निकाल सकते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोलॉम्बिक फोर्स, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो। कोलॉम ने ये बताया था दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। ठीक है, भले ही दोनों पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों ना हो, आप उसी हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव में रख देना, अब जो भी चार्ज के साइन दिए हो। तो इतना फोर्स लगता है, वेयर एफ क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसा कि दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिपेल करेंगे, लेकिन दोनों तरफ लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है वो सेम अमाउंट का होगा। इस बात का याद रखना बच्चों। ओके, अब एफ ये फोर्स है, के क्या है, एक कांस्टेंट है, अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। Q1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, Q2 तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, एंड R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला रट लो, F इज इक्वल टू R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। यहां आप K को आप 1/4πε0 भी कह सकते हो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। K को आप 1/4πε0 भी कह सकते हो, तो फॉर्मूला ऐसे भी आप याद रखते हो, बहुत से लोग ऐसे भी याद रखते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R is upon R square। ओके, तो ये रहा वैल्यू इन SI या एयर। हाँ देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, K की जो नंबर में जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो याद रखना इस K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। मतलब कि 1/4πε0 की जो ओवरऑल वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, आर तो आपको मैंने बता ही दिया, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, देखिए ε0 जो होता है इसमें ना, इसमें जो ε0 है ये, इसकी भी वैल्यू होती है, इसको भी आपको याद रखना है। कितना होता है ये, 8.85 × 10⁻19 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका रिलेशन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ये है, इसका रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट से बच्चों ये है, ध्यान में रखिएगा ये वाला। ओके, 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखिएगा, आगे इसको भी बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आई होप कि कूलॉम्स लॉ भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि कूलॉम का वेक्टर फॉर्म भी होता है, कूलॉम्स के फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म भी होता है, विच इज दिस। कि वेक्टर फॉर्मूला अभी याद रख लो, इसके डेरिवेशन को मैंने कहा था कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप इस चीज को याद रखिए कि वेक्टर फॉर्म इसका कूलॉम का क्या होता है, कूलॉम फॉर्मूले का R1 R माइनस R2, और यहाँ पर जो R था ना वहां पर R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कर सकते हो, और यहाँ पर ये लग जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ इसको, जैसे कि दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों का आप कहीं से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है, एक का पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरे का R2 है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में इस पोजीशन वेक्टर के हिसाब से आपकी क्या डायरेक्शन होने वाली है, मान लीजिए कि O से A है ये, और पोजीशन B है, पोजीशन A पर Q1 चार्ज है और पोजीशन B पर Q2 चार्ज है। तो O से A से B। ठीक है, आपका अगर वेक्टर एनालिसिस आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपने पढ़ा होगा O से A प्लस A से B इज इक्वल टू आपका O से B वेक्टर होगा। ठीक है, तो A B कितना हो जाएगा, A से B के डायरेक्शन में वेक्टर पोजीशन वेक्टर B माइनस O A।
दिस मीन्स कि यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है ओ से बी, अब देखिए कितना था, ये r2 वेक्टर था, माइनस ओ से ए कितना था, ये r1 वेक्टर था। दिस मीन्स कि यहां से यहां तक जो पोजीशन वेक्टर है ये r2 माइनस r1 वेक्टर है। ओके बच्चों, क्लियर है ना? हाँ, तो यही जो डिस्टेंस इनके बीच में है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो कभी कभी, इसको आप लिखते हो इज इक्वल टू करके r21 भी करके इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर में, इसको ऐसे लिखते हैं आप। ओके, तो मैं आगे बढ़ते हुए यहां पर ये क्लियर कर दूं कि आप अब ये जो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, इसी फोर्स को आप जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं F12 या F21, ये दोनों ही अपोजिट नेचर के होते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th के टॉपिक से है। मतलब दोनों ही फोर्स, एक दूसरे पर लगने वाले दोनों फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो आई होप क्लियर हो गया होगा वेक्टर फॉर्म भी इसका। फोर्सेस, अब देखिए यहां पर आते हैं, फोर्सेस डिक्रीजेस बाय फैक्टर के इन द डायरेक्शन मीडियम ड्यू टू द चार्ज रीअरेंजमेंट। अब जैसे जैसे आप मान लीजिए चार्जेस का कह लीजिए कि मीडियम चेंज करते हो ना, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम अगर आप चेंज करते हो तो उनके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होता रहता है। उनके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बच्चों चेंज होता रहता है। अब ये कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि ये कांस्टेंट उस मीडियम का कितना है। ठीक है, उस कांस्टेंट का, सॉरी उस मीडियम का ये कांस्टेंट कितना है, मीडियम कांस्टेंट, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हो। इसे आप क्या नाम से जानते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। याद रखना, किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स, जो आपका एयर में लगने वाला जो फोर्स है ना, एयर में एयर ऐसे कह दीजिए, एयर में लगने वाला फोर्स या वैक्यूम में लगने वाला फोर्स का के टाइम्स घट जाता है, के टाइम्स घट जाता है, इतना कह लो, डिवाइड हो जाएगा कैसे। ठीक है, अब सभी मीडियम के लिए अपना अपना देखिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसे एयर वैक्यूम के लिए 1 है, माइका के लिए 6 है, ग्लासेस के लिए 5 to 10 होता है। ग्लासेस बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए ग्लासेस के लिए अलग अलग भी होता है। वाटर के लिए 18 है, मेटल्स वगैरह के लिए इनफाइनाइट है। एयर और मेटल का तो एकदम रटे रहो, ये इंपॉर्टेंट है। एयर और मेटल का, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होता है और एयर के लिए 1। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम वाला खेल है, इसीलिए मैंने कहा आप याद रखना इस चीज को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है बच्चों ये टॉपिक हमारी आज की, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर एक सिस्टम में बहुत ढेर सा वहां पर चार्ज है, एक सिस्टम में वहां पर बहुत ढेर सा चार्ज है, तो आप क्या करोगे? उस सिस्टम में ओवरऑल जो फोर्स लगने वाला है ना, ओवरऑल जो किसी एक चार्ज पर फोर्स लगने वाला है, सभी चार्जेस के थ्रू लगाए गए फोर्स का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। सपोज कि ये एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चार्ज होंगे इस पर, मान लीजिए बहुत ढेर सारे चार्जों से ये घिरा हुआ है। तो पहले चार्ज ने इस पर, मान लीजिए इस वाले चार्ज पर F1 फोर्स लगाया, दूसरे वाले चार्ज ने इस पर F2 फोर्स लगाया, तीसरे वाले ने इस पर F3 लगाया। मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट फोर्स लगाया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स लग गया। तो इस केस में ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ये फोर्स जो भी है उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप जोड़ दीजिए। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। कहने का मतलब ये भी है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 2 पॉइंट है। एक तो ये कि किसी सिस्टम ऑफ चार्ज में किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो सभी चार्जेस के थ्रू लगाए गए फोर्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी किसी तीसरे, चौथे या अदर चार्जेस से अफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर 2 चार्ज के बीच में अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उनके सराउंडिंग में बहुत ढेर सारे चार्ज क्यों न रखो, वो 5 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा बच्चों। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी 2 फोर्सेस, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें यहां पर, तो दो फोर्सेस की अगर हम बात करें, अगर 2 ही चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये भी मैटर कर रहा है। दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है
ये भी मैटर कर रहा है। तो उस तीसरे चार्ज पर अगर दो ही चार्ज होते हैं तो इन दोनों फोर्स पर कितना एंगल बन रहा है, ये तीसरे चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, इस पर लगने वाले जो फोर्स F1 और F2 है, इन दोनों के एंगल पर भी डिपेंड करता, सॉरी इन दोनों के एंगल पर भी डिपेंड करता। जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मान लीजिए ये एंगल, अगर ये फोर्स जो F1 इधर आता ना, तब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होता, तब कुछ रिजल्टेंट ऐसा होता। ठीक है, आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो लगे रहिए ऐसे ही, और यहाँ तक कि आज की टॉपिक आज की हमारी खत्म होती है। तो थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाया करूंगा। अड्डा 247 CUET टाइटन्स के साथ बने रहिए, हम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिए, टेक केयर।